जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SCA लर्निंग ऐप पर, जिस पर आज हम 10th क्लास का मैथ्स का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। अभी जो 10th की मैथ्स की जो एग्ज़ाम होनी है उसमें सेम इसी टाइप का पेपर आपको मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट सोल्व करना है। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आपको देखना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पेपर से देखने को मिलने हैं। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 5 और 10 का HCF हमें ज्ञात करना है। क्या है? 5 और 10 का आपको ज्ञात करना है HCF। तो इनका HCF अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 5 के अगर हम फैक्टर करें अभाज्य गुणनखंड तो 1 और 5 होंगे, और 10 के अगर करें तो क्या होंगे 1, 2, 5 और 10। तो इसमें बड़ा गुणनखंड देखा जाता है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें? 5। तो 5 ही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, 5 से HCF वैसे वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी जिससे दोनों संख्याएं कट जाए, जितनी भी संख्या हो वो सब उससे विभाजित हो जाए। तो क्या है? 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव का ही। यदि किसी द्विघात बहुपद, हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया गया है? ax² प्लस bx प्लस c, और इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a ये होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? -b/a हो जाएगा। और अगर हमसे इनका गुणनफल पूछते अल्फा इंटू बीटा का तो इसका मान कितना होता है? c/a। तो ये ध्यान रखना है, मूलों का जो योगफल है ना, शून्यकों का जो योगफल होगा यहाँ पे वो कितना होगा? -b/में, और गुणनफल कितना होगा? c/में। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको दूसरा सवाल भी दे सकते हैं इस तरह से, जैसे आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे 2x² प्लस का 5x प्लस 4। अब इसका आपको शून्यकों का योगफल अगर पूछे अल्फा प्लस बीटा बराबर तो कितना हो जाएगा? b का मान 5 है, माइनस फार्मूले में होता है तो माइनस का 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा पूछे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा का मान कितना रख देंगे यहाँ पे, सॉरी इसका c/में a होता है फार्मूला। c का मान कितना? 4 और a का मान 2, 2 दूनी 4, इसका 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट पर आपको दूसरे सवाल मिल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें? रैखिक समीकरण दी है 2 ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ये दी है, और दूसरी समीकरण क्या दी है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए कोई हल नहीं हो के लिए कौन सा समीकरण होगा? ध्यान रखना, कोई हल नहीं के लिए ये प्रतिबंध होता है, और अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? एक हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और अनंतता अनेक हल के लिए ये प्रतिबंध है। तो कोई हल नहीं के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला जो सवाल दिया हमें क्या दिया है? 1, -1, एक AP दी है, ये ध्यान रखना, एक सीरीज दी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, समांतर श्रेणी -3 -5 का हमें शार्वांतर ज्ञात करना है। शार्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। दूसरा पद क्या है यहाँ पे? -1, इसमें से क्या घटाएंगे हम? 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाए? ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका शार्वांतर क्या आना है? -2। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्या दिया है? एक स्टेटमेंट दिया है, ध्यान से समझना। आपने थ्योरम पढ़ी होगी 6th चैप्टर में, उसी का ये स्टेटमेंट है। अब क्या है स्टेटमेंट? ध्यान से समझो इसको। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये कौन सी थ्योरम है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है। इसका नाम थेल्स प्रमेय भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है बिंदु, 2 बिंदु दिए हैं, a1, -2, और दूसरा बिंदु क्या दिया आपको? b, -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? इसका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का, जैसे ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान है, ये y2 का मान है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? पहला तो x1 प्लस x2/2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 प्लस माइनस का 3 बटे में कितना लिखेंगे? 2। तो ये माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, बटे में 2 तो -1। और वैसे ही y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -2, और ये माइनस का 4 बटे में 2।
तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6/2, 2 तिया 6, तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 -3, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, कुछ गड़बड़ करी है क्या यहाँ पे हमने। अच्छा ये 4 जो है ये प्लस का ही था, तो यहाँ पे प्लस आएगा ये, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कुछ यहाँ पे 4 हम प्लस का अगर रखेंगे तो कितना बचेगा बटे में, ये बटे में तो 2 आएगा, 4 में से -2 जाएंगे, कितना बचेगा 2, 2/2 1, तो -1 और +1 ये आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये इंग्लिश मीडियम में है तो इन सवालों को आप करके देख सकते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, या फिर इंग्लिश आप डिमांड करते हैं कि इंग्लिश में भी करवाइए, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश पे बना दूंगा जिसमें इंग्लिश में सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखें क्या दिया गया है, रिक्त स्थान में जो प्रश्न क्रमांक दूसरा आने वाला है, रिक्त स्थान पर आने वाला है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 3√2, 3√2 एक संख्या है, तो पता होगा सभी को कौन सी संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दूसरा क्या दिया, यदि px एक द्विघात बहुपद है, जैसे ये होता है ax² + bx + c, ये क्या होता है, बहुपद होता है, अगर इसके बराबर 0 लगा दे तो ये द्विघात समीकरण बन जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको। वैसे ही क्या दिया है नेक्स्ट, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तिकर का मान क्या होता है, 0 होगा। ध्यान रखना, विविक्तिकर ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है d = b² - 4ac। अगर इससे हम d का मान निकाले, ये 0 के बराबर आ जाते हैं, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। और अगर d का मान क्या आ जाता है, > 0, तो मूल इसके वास्तविक तो होंगे परंतु अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। और d का मान अगर <, 0 मतलब माइनस में अगर वैल्यू आती है तो उसका मान क्या होता है, अवास्तविक होते हैं मूल, जिसको हम अवास्तविक मूल कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, विविक्तिकर का मान किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है, मतलब मूल वास्तविक है और बराबर है, तो d का उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे वहां पे, 0 के बराबर होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी दी है हमें, जिसमें क्या पहला पद a दिया है, दूसरा पद क्या दिया है, a + d, और तीसरा पद क्या दिया है, जैसे पहले पद को तो ये लिखेंगे हम, दूसरे पद को a + d, तीसरा पद क्या हो जाएगा, a + 2d। तो ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे ये तीसरा पद है तो यहाँ पे 2d आएगा। हमसे कौन सा पद पूछा है, 10वां पद, तो 10वें पद के लिए क्या हो जाएगा, a + 9d, एक कम करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है an = a + n - 1 * में d। अब यहाँ पे an का मान हमें 10 दिया है, 10वां पद ज्ञात करना था, a + यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9d, तो 10वां पद क्या जाएगा यहाँ पे, a + 9d। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, तो आकृतियां कहलाती है, क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है, सिमिलर। जैसे ये सर्कल है, अब ये एक सर्कल ये है, दोनों का रूप तो एक जैसा है परंतु माप अलग अलग है, इसकी त्रिज्या अलग होगी कुछ, इसकी त्रिज्या अलग होगी, जैसे इसकी 14 ले ली, तो दोनों का रूप तो एक जैसा है परंतु अगर इनका माप अगर अलग अलग है तो इसको हम बोलते हैं समरूप। तो कौन सी होगी वो आकृतियां, समरूप होगी। बिंदु 0,4 कौन से अक्ष पर होगा, तो देखो 0,4 की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश, और ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0, पर यहां पे ये किसका मान 0 दिया गया है, x का मान 0 दिया गया है। तो x का मान 0 किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर, तो ये किस अक्ष पर होगा, ये पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो y का मान 4 इधर गया है, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, तो ये जो पॉइंट है 0 4 यहाँ पे होगा, क्योंकि इस पर x अक्ष का, तो x का मान तो क्या होगा 0, तो y अक्ष पर किसका, x का मान 0 है, तो ये बिंदु किस पर मिलेगा अपने को, y अक्ष पर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमने रिक्त स्थान देखे हैं सारे। अब देखो सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन क्या दिया, सत्य असत्य में समांतर श्रेणी का दिया है, ए बी सी। ये अगर कोई एपी है
तो यहाँ पे इस b का मान क्या होता है, a प्लस सी बटे में 2, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो दिया गया है तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम ले 2 4 6, ये एक समांतर श्रेणी है। तो अगर हम इसको देखें 4, ये इसके बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना होगा 8, और इसका आधा कर देंगे 2 चौका 8, इसके बराबर आ रहा है। इन दोनों का योग का आधा बीच वाली संख्या के बराबर आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, AP है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या दिया है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ध्यान रखना, कोई घटना अगर निश्चित है, श्योर इवेंट्स है, तो उसका मान 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। और प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा किसके बीच में आता है, P, ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो जब अनिश्चित घटना होती है उसमें तो प्रायिकता का मान 0 होता है, और निश्चित घटना में प्रायिकता का मान 1 होता है, और वैसे प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इनसे बड़ी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, ना 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही प्रायिकता का मान आता है हमेशा। तो अगली कंडीशन क्या दी है हमें, नेक्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा देखो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि इसमें क्या दिया, पाई आर स्क्वायर, तो ये गलत है, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ध्यान रखो, कोई अगर वृत्त खींचा अपन ने, तो अगर एक बिंदु का बोले कि किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, तो वो 1 आता। और यहाँ पे क्या बोला है, वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मतलब सत्य होगा ये, एक वृत्त से हम अनंत इन्फिनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो P 0 और 1 के बीच में ही होता है, बिल्कुल सही है ना। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट क्या है, छठा, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो ये गलत है, क्योंकि अगर अपन यहां से ऊपर की ओर देखें तो ये अवनमन कोण नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ये कोण बनेगा उन्नयन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, सही जोड़ी। ध्यान से समझे, सही जोड़ी क्या दी गई है, सेक स्क्वायर थीटा -1, और बरक क्या है, कोट थीटा। तीसरा क्या दिया हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और पांचवा क्या दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अगला क्या है, छठा, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो अब यहां पे ध्यान से समझना, सेक स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है हमारे पास, क्या होती है, एक सर्वसमीका होती है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां पे देखते हैं हम इसको, क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये सेक 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब इसकी जगह पे हम रख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किस में दिया है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, एफ आएगा इसके बराबर, ठीक है। अब कोट थीटा, कोट थीटा उल्टा होता है टेन का, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 1/tan थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, कोट थीटा का ए हो जाएगा 1/tan थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका होती है, एक ध्यान से समझे आप, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसके बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई वाला थर्ड का।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आधा करेंगे तो 1/2 का गुना करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये सी आ जाएगा इसके बराबर 1/2 पाई आर का स्क्वायर। अर्धवृत्त की वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब बच गया है क्या इसमें, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट जोड़ी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इस तरह से आपको जोड़ी को बनाना है, सही जोड़ी, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब एक शब्द में, जो 5वां क्वेश्चन है इसमें क्या, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, क्या सभी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम ताकि सबको दिखे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमें देखना है समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से बनते हैं, इनके ये 2 कोण बराबर होते हैं, 2 भुजा बराबर होती हैं। तो अगर हम दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज भी लें तो वैसे ये 2 भुजा बराबर हो जाएगी और ये कोण बराबर होंगे। तो अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, ध्यान रखना कैसे होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हमें बताना है कि हाँ सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, एक वृक्ष कितना ऊंचा है 10 मीटर, उसकी छाया कितनी दी है 10√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम ये। हमें एंगल ज्ञात करना है, इसमें हम क्या लेंगे, ये एंगल लेते हैं क्या थीटा, और ये हमें ज्ञात करना उन्नयन कोण, तो हम लेंगे इसमें टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो लंब कितना इसका 10 और आधार कितना 10√3, तो 10 से 10 कैंसिल लिए, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1/√3। अब 1/√3 किसका मान होता है, ये टेन 30 का होता है ना, तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री। तो यहाँ पे टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर हमारा 30 डिग्री। अगला क्या दिया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो क्या होता है विविक्तिकर का सूत्र, पहले भी बता चुका हूँ, d बराबर b² - का 4ac, ये विविक्तिकर ज्ञात करने का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्या है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो छेदक रेखा होती है ये वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शंकु के आयतन का सूत्र क्या है। तो शंकु के आयतन का सूत्र पता होगा सभी को, 1/3 पाई r² h, जहां r तो उसकी त्रिज्या होती है आधार की और h उसकी ऊंचाई होती है। इसके बाद क्या दिया, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। अब इनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, हम सबको जोड़ेंगे, माध्य मतलब औसत ही होता है, 3 3 4 5 5, इनका माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, 3 3 6 6 4 10, 10 और 10 20, 20 को भाग दे देंगे 5 से, क्योंकि 5 संख्या 1 2 3 4 5, 5 चुक 20, तो इनका समांतर माध्य कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट। अब देखते हैं हम इसके जो क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना 2 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, पर मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्योंकि अगर दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो अभी मैं इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, अथवा वाला क्वेश्चन आपको करके देखना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको कमेंट्स में लिखना है, ताकि उसको मैं भी करवा दूँ फिर, ठीक। तो देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो छठा प्रश्न है, छठे का पहला क्वेश्चन। हमें क्या दिया है, 2 संख्या है जिनका HCF दिया है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें, तो हम क्वेश्चन 6 में दिया है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर का दिया है। HCF दिया है 2 संख्याओं का, 306 और 657 का HCF कितना दिया 9।
और एलसीएम हमें ज्ञात करना है इनका। 306 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ 9 दिया हमें, संख्याएं क्या क्या है 306 गुणित 657। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 बटे में 9 से भाग देंगे इसको, कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और कितने बच गए यहाँ पे 3, 9 चुक 36। अब इनका हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,338। आप ये गुना कर लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 22,338। ठीक है, अब करेंगे हम 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, देखो संख्या ये 74 29 को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये तो आपको पता होगा, आप कर सकते हो आसानी से, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। और फिर ये जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, क्या दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 21 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका एचसीएफ निकालेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 तिया 6 3 से कटेगा, वैसे ही फिर काटेंगे किसको हम 15 को, 3 से कटेगा 3 5 15 और ये कटेगा 5 से एक बार में। फिर 21 को काटते हैं तो 21 3 से कटेगा 3 7 21 और फिर 7 एकम 7। अब हमें निकालना था इनका क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, वैसे पहले आपको लिखना है ये इनके जो अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं व्यवस्थित तरीके से, ताकि नंबर एक भी ना कटे। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं 2 गुणित 3 और 15 के क्या आए हैं 3 गुणित 5 और अगर हम बात करें 21 की तो 21 के क्या आए हैं 3 गुणित 7। अब हमें निकालना इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें बड़ा से बड़ा 3, तो ये 3 ही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हमें। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कल की क्लास में मैंने करवाया भी है, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है ना। मैं करवा रहा हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसके शून्यक कैसे करेंगे हम। 3x² प्लस 4x और माइनस का 4 के शून्यक ज्ञात करना है इसका। तो सबसे पहले इसका गुना यहाँ पे करेंगे 4 3 12, तो कितना आ रहा है 12x²। 4 को ऐसे तोड़ेंगे दो संख्याओं में जिनका गुना करने पे कितना है 12x और प्लस माइनस करने पे क्या है 4x है। तो देखते हैं कौन सी संख्याओं में टूटेगा ये ऐसी। इसको हम तोड़ सकते हैं 6x और माइनस का 2x और ये माइनस का 4, क्योंकि इन दोनों का गुना करेंगे 12 आएगा, प्लस माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x तो बचेगा x प्लस 2। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर 0। अभी नहीं रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए इसके बराबर में हम रख देंगे 0। x प्लस 2 और 3x माइनस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा x बराबर माइनस का 2, वैसे ही 3x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 3x बराबर 2 और x बराबर आ जाएगा 2/3। तो इसके दो शून्यक मिल गए हमें, एक तो माइनस का 2 और 2/3। इस तरह से इसके शून्यक हम निकाल लेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, जैसे मैंने ये करवाया है वैसे ही आप ये कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद को करना है, सेम इसी टाइप से करोगे। अब मैं करवा रहा हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, कैसे करोगे इसको। ठीक है, क्या दिया है 4u² प्लस 8u, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो इसमें से 4u कॉमन लोगे आप तो अंदर क्या बचेगा u प्लस 2u, 2 बचेगा क्योंकि u तो बाहर चला गया है। अब शून्यक के लिए लिखेंगे यहाँ पे, शून्यक के लिए इसके बराबर रख देंगे 0। तो 4u
ब्रैकेट में u प्लस 2 बराबर 0। एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 बटे, ये 0 के बटे में जाएगा 4 तो 0 हो जाएगा। वैसे u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो ये जो 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसके शून्य क्या मिल गए हमें 0 और -2। ये जो क्वेश्चन है चलो करवाई देता हूँ, ये भी मैं आपको, आसान है। क्या दिया है 4x² प्लस का 5x माइनस का 6, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। इसका गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 6 चौक 24। 5 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है आपको जिनका गुना करें तो 24 आए और प्लस माइनस करें तो 5x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 4x² और इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 8x और माइनस का 3x। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 5x, गुना करेंगे तो वो आ जाएगा 24 माइनस का 6। यहाँ से कॉमन ले सकते हो 4x, अंदर बचेगा x प्लस 2। यहाँ से कॉमन लोगे माइनस का 3 तो अंदर क्या बच जाएगा वही x प्लस 2। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 3। शून्य के लिए इसमें इसके बराबर 0 रख देंगे, x प्लस 2 और 4x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर माइनस का 2। वैसे यहाँ से 4x माइनस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना 3/4। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन हमें जो दिए है अथवा वाला, इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी एक आपको करना है। ठीक है, रैखिक समीकरण हमें क्या दी है, एक रैखिक समीकरण दी है y बराबर mx प्लस 3 में x का मान क्या दिया माइनस का 2, x बराबर -2 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे ये तो दिया है, और y बराबर कितना दिया 5। इन मानों को हम इसमें रख देंगे और हमें ज्ञात करना है किसका मान, m का मान। तो यहाँ पे y की जगह पे रखेंगे 5 और बराबर m, x की जगह पे रखेंगे माइनस का 2 प्लस का 3। ये क्या हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, और ये प्लस का 3, माइनस का 2m इधर आके प्लस का 2m हो जाएगा, और ये 3 5 इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा माइनस का 2/2, ये कैंसिल, तो m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये आंसर हो जाएगा आपका इस सवाल का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, ये इसके विविक्तिकर ज्ञात करना है, और इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या करना है, इनको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं कि विविक्तिकर कैसे ज्ञात करते हैं। 2x² प्लस का 5x और प्लस का 3 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे अगर इसका हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे अगर इसकी हम तुलना करें तो क्या हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 5 और c का मान 3, और ये सारे मान इस फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला हम जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। b की जगह पे क्या रखेंगे 5 का वर्ग माइनस a की जगह पे रखेंगे 2, c की जगह पे रखेंगे 3, तो 5 का वर्ग 25 और ये 4 दूना 8, 8 तिया 24, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो इसका विविक्तिकर कितना आ जाएगा 1, d बराबर आ गया कितना 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अब इसको आपको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। इनका गुना करोगे आपस में बराबर, फिर इनका गुना करोगे और चेक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a बराबर दिया है ये और d दिया है, तो इसके प्रथम 4 पद हमें लिखने हैं। देखो प्रथम पद तो दिए ही है हमें, a1 का मान कितना दिया है, a का मान जो कि यही होता है उसको a1 बोल सकते हैं माइनस का 1.25, और d का मान कितना दिया है माइनस का 0.25। तो हमें इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। पहला पद तो ये है, दूसरा पद लिखेंगे तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस d। यहाँ पे a का मान रखेंगे माइनस का 1.25 और d का रखेंगे कितना माइनस का 0.25। तो अगर इसको हम, ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 1.25, ये माइनस का 0.25, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 0.5, इनको जोड़ देंगे हम 5 5 10, ये और फिर
5 और 5 10 की ये 0, फिर हासिल 1 आता है, कितना जाएगा 2 2 4 और 1, ये 5 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज लिखा हमने। वैसे तीसरा पद निकालेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। तो ये कैसे निकालेंगे हम, A का मान रखेंगे वही माइनस का 1.25 प्लस 2D की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 0.25। तो अब इसका गुना करेंगे, ये माइनस का 1.25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का माइनस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.50, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1.75। वैसे अगला करते हैं अब हम चौथा पद। हमसे 4 पद पूछे हैं इसके, अगले 4 पद। तो चौथा पद क्या हो जाएगा A4, इसको लिखेंगे A प्लस 3D। अब यहाँ पे A का मान तो वही माइनस का 1.25 और इसका मान वही रखेंगे क्या माइनस का 0.25। सोल्व करते हैं इसको, माइनस का 1.25 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 0.75। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसमें इसको प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2। वैसे ही 5वां पद निकालते हैं A प्लस 4D। तो इसमें मान रख के आपको सोल्व करना है ये। अब ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, इसी का आप इसको भी कर सकते हो, अगले इसके 4 पद लिखने हैं। या जो आकृति हमें दी गई है, क्या दी है आकृति, इसमें हमें AD का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, और ये दे दिया है कि DE समानांतर है किसके, BC के। तो सबसे पहले तो हम ये आकृति अगर इसमें बनाना चाहें तो क्या इस तरह से आकृति दी गई है, A B C D और E, और इसका मान हमें कितना दिया 7.2 और इसका मान कितना दिया है 5.4 और इसका मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर और हमसे AD का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया है हमें कि DE समानांतर है किसके, दिया है DE समानांतर है BC के, ये हमें दिया है। और क्या दिया है इसमें AD का मान, DB का मान दिया है कितना, DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर और AE का मान कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर और वैसे ही EC का मान कितना दिया हमें 5.4 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है इसमें AD, ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जब ये दोनों साइड भुजा अगर समांतर हो तो थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं हम, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं क्या होगा AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। AD का मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान कितना 7.2, AE का कितना है 1.8 और इसका कितना है 5.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18×54। ठीक है, अब ये 7.2 ऊपर जाएगा तो AD बराबर कितना हो जाएगा 7.2 बटे में 3 से भाग देंगे, 3 दून 6, 1 बचेगा, 3 चुक 12 तो 2.4। AD बराबर कितना जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन इसी का। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 13 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वें का हम एक क्वेश्चन करते हैं, बिंदु AB और माइनस AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये 2 पॉइंट दिए हमें, एक तो क्या पॉइंट AB, ये x1 का मान है और ये y1 का मान है, और एक और बिंदु क्या दिया है, इसको हम मान लेंगे ये A बिंदु है, वैसे एक B बिंदु मान लेंगे, क्या -A और -B, ये x2 और y2 का मान है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है दूरी निकालने का, हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इस सूत्र में हम मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसका x2 का मान कितना है, माइनस का A
और इसमें से घटाएंगे माइनस का a का वर्ग प्लस y2 का मान क्या है माइनस का b और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का b का वर्ग। इसको सोल्व कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2a का वर्ग और ये माइनस माइनस 2b का वर्ग जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4a का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है और ये 4b का वर्ग। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम क्या 4, अंडर रूट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग और 4 का बाहर आ जाएगा 2 तो रूट में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा है ना। थोड़ी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि हमें इसके टोटल कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं कम से कम समय में, तो इसलिए आपको थोड़े चाहो तो इसको 2 बार देख सकते हो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, पर आपको सारे क्वेश्चन ये करने हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है। देखो इसका भी पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या दिया साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इनटू में क्या दिया है कोस 60 डिग्री। इस सवाल को हमें सोल्व करना है। साइन 30 का मान होता है √3/2 और कोस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी होता है 1/2। √3 का गुना √3 में करेंगे 3 और 2 का गुना 2 में करेंगे 4 प्लस 1 का गुना 1 में करेंगे 1, 2 दून कितना हो जाएगा 4, एलसीएम 4 आ जाएगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना 4, 4 से 4 कैंसिल एक बार में। तो क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, पहले वाले सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब क्या दिया गया हमें, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यहां ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी गई है, 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी। तो अगर इसकी प्रायिकता कितनी दी है, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है 0. इसको हम क्या मान लेते हैं PE। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को हमने मान लिया PE। तो हमसे पूछा है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं दो सभी कुल जो घटना होती है उन सबका योग क्या होता है 1 होता है सभी के। तो हमने ये संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को क्या मान लिया है PE। इसको PS भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे कि संगीता को मैच जीतने की प्रायिकता क्या माना हमने संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता PS है, जिसको हमने PS बराबर क्या दिया है 0.62। और रेशमा के मैच जीतने की तथा रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता हम मान लेते हैं रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है PR है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन सभी का योग कितना होता है 1। PS प्लस PR बराबर कितना 1 और इसका मान दिया हमें कितना 0.62 प्लस PR बराबर कितना 1। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो PR रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से हम घटाएंगे 0.62। तो इसको कैसे घटाएंगे, 1 में से घटाना हमें कितना, इसके बाद दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 लगा देंगे। इसमें से घटाना हमें 0.62। तो 10 में से 2 गए 8 बचे, 1 इधर दिया, 9 में से 6 गए कितने बचे 3 बचे, 1 उधर दे दिया था तो यहाँ क्या बचा 0। तो कितनी आ जाएगी इसकी प्रायिकता 0.38। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये भी आसान है
क्या मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को अगर हमने फेंका तो कुल समष्टि कितनी आएगी, कुल अगर हम इवेंट्स की बात करें टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 6। तो एनएस का मान कितना हो जाएगा, इनकी संख्या की बात करें हम तो 6। वैसे ही फिर हमें बोलना था कि अब 4 से बड़ी संख्या, तो ई का मान क्या आएगा यहाँ पे, 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 5 और 6। तो एन ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2। अब हमें ज्ञात करना था प्रायिकता, तो प्रायिकता पी बराबर क्या होता है, एन ई बटे में एन एस, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है, 2 और कुल परिणाम कितने, 6। तो 2 तिया 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे भी हम कुल परिणाम अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, एन एस की वैल्यू अगर हम एस बराबर देखें तो एस बराबर तो क्या आ जाएगा, 5 लाल कंचे और क्या है, 8 सफेद कंचे हैं और क्या दिया है, 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। ठीक, तो एनएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुल सभी को जोड़ देंगे, कुल कितने कंचे हो गए, 5 8 13 13 4 17, तो टोटल कंचे हो गए कितने, 17। इसके बाद ई हमें क्या पूछा है, कौन से हरे कंचे, इसकी क्या प्रायिकता है कि यहां कंचा हरा नहीं है। तो अब हरे को हटा दो यहां से, तो बचे कितने आपके पास, ये क्या क्या जाएंगे, 5 लाल लेने पड़ेंगे हमें और 8 सफेद लेने पड़ेंगे। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ई बराबर आ जाएगा 5 8 13। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हर कंचे हरे नहीं होने की प्रायिकता पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे में वही एन एच। तो एन ई का मान रखेंगे 13 बटे में 17, ये आंसर हो जाएगा। इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हरा आने की प्रायिकता निकाल देंगे और उसको फिर एक में से माइनस कर देंगे तो हरा ना आने की प्रायिकता जाएगी, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, 18वां क्वेश्चन देखो ध्यान से समझे इसको। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के तल बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। क्या दिया गया है, माना धरती एक मीनार, इसको हम ए बी एक मीनार मानेंगे, ठीक है। और यहां पे बिंदु सी कितनी दूरी पर है, एक बिंदु 15 मीटर दूरी पर, और यहां से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसको हमने एच मान लिया है। तो यहां पे लिखेंगे हम, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है, जिसकी ऊंचाई क्या मान लिया हमने, एच है, और कोण बराबर क्या ले लिया, थीटा बराबर उन्नयन कोण 60 डिग्री, और ए बी बराबर हमें कितना दिया है, 15 मीटर, ठीक है। हमें सॉरी ए बी नहीं दिया है, ये बी सी दिया है, बी सी की वैल्यू कितनी दी है, बी सी बराबर दिया है कितना, 15 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है ए बी की वैल्यू, ए बी बराबर हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में देखो आधार दिया है और लंब ज्ञात करना, तो इसमें क्या लेंगे हम, टेन थीटा, टेन थीटा लेने पर तो क्या हो जाएगा, इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो ए बी बटे में बी सी, टेन थीटा, थीटा की जगह पे कितना डिग्री रखेंगे, 60, और ए बी का मान कितना रख देंगे, एच, जो कि हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, और बी सी का मान कितना रख देंगे, 15,
और टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे में 15 का गुना इधर आके हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 15√3 मीटर। तो ये आ जाएगी किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब ये हमें 2 थ्योरम दी है, तो इनमें से एक थ्योरम मैं आपको करवा रहा हूं, एक थ्योरम है और एक सवाल है। तो ये सवाल मैं करवा रहा हूं, थ्योरम तो आपने ये याद कर ली होगी। क्या दिया है, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं मतलब 2 वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र एक ही है। इस तरह से दिया है हमें 2 संकेंद्री वृत्त, ठीक है, जिनका केंद्र एक ही है और इनकी त्रिज्याएं कितनी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वाले जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी दी हमें, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको उस स्पर्श रेखा की लंबाई याद करनी है जो इस छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करके निकले। बड़े वाले वृत्त की ये स्पर्श रेखा जीवा की लंबाई याद करनी है। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे। तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको हम केंद्र ओ ले लेंगे, इसको नाम दे देंगे ए, और ये बी, और यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे, ये क्या, सी, और इसको भी यहाँ पे हम मिला सकते हैं। या फिर इसकी लंबाई हमें कितनी दी थी, 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है 2 संकेंद्री वृत्तों का केंद्र ओ है, ठीक है। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर कितना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 ले ली है 5 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर 3 सेंटीमीटर है, ये लिख देंगे। और हमें ज्ञात करना है जीवा ए की लंबाई ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है जीवा ए बी की लंबाई, ठीक। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा है ओ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लेंगे, इसमें ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ ए का मान रखेंगे 5 का वर्ग, ओ सी का मान रखेंगे कितना 3 का वर्ग, प्लस ए सी ज्ञात करना है अपने को। ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 25 प्लस ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस ए सी का वर्ग। ये इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा 16, तो ए सी का वर्ग। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, इधर से इसको हटाएंगे, इधर करनी 16 पे, तो ए सी बराबर आ जाएगा कितना 4। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो जीवा होती है ए बी, ये किसकी दोगुनी होती है, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू में ए सी, इसकी डबल होती है। तो ए सी का मान हमें कितना मिल गया है 2, तो 2 गुणित 4 कितना हो जाएगा, ए बी बराबर लिखेंगे हम कितना 4 दून 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, 8 सेंटीमीटर है ना। इस तरह से इसको सोल्व करना है व्यवस्थित तरीके से।
तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19वां। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20वां करते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो आप क्या दिया गया है, आसान क्वेश्चन है वो भी। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी है, बराबर 22 सेंटीमीटर। और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 और इंटू में आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल। तो यहाँ से आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आ जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, 7/2, ये त्रिज्या आ गई है ना। अब हमें ज्ञात करना था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो बराबर इसका फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का निकालना तो 1/4 लगा देंगे। तो 1/4, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल, ये कट जाएगा 2 से कितनी बार में, 11 बार में। तो कितना हो जाएगा 11/77 बटे में 4 दून 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर हो जाएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 21वां क्वेश्चन। अब करेंगे हम इसका 20वां क्वेश्चन हुआ ये, 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में हमें 2 समीकरण दी गई है जिनको हमें विलोपन विधि से हल करना है और x और y के मान निकालने हैं। तो क्या दी है 2 इक्वेशन, देखो 7x पहली इक्वेशन, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम हल, 7x माइनस 15y बराबर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। और फिर x प्लस 2y बराबर कितना, 3, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण इसमें यहाँ पे इन दोनों के वेरिएबल को सेम बनाएंगे x को, तो इसमें 7 का गुना करेंगे और ऊपर वाली समीकरण में 1 का। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 1 का गुना और समीकरण 2 में 7 का गुना करके घटाने पर, 7 का गुना करके घटाने पर, तो इसको सोल्व करते हैं हम। 7x माइनस का 15y बराबर कितना है 2, और ये x प्लस का 2y बराबर 3। तो इसमें तो गुना करेंगे कितने का, 1 का, और इसमें करेंगे 7 का। तो ये तो एज इट इज जैसा कैसा आ जाएगा, 7x माइनस का 15y और बराबर 2। इसमें 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस का 14y और ये बराबर 7 या 21। अब चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। ये माइनस का 15 और माइनस का 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 29 y, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस का 2 माइनस के 21 में जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 19। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का 19, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। ठीक है, ये y का मान आ गया। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान किसी में भी रख सकते हो आप, पर 2 में रखना ज़्यादा आसान रहेगा। समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको 2 में रखेंगे, x प्लस कितना है 2y, y की जगह पे रख देंगे कितना 19/29 बराबर कितना है 3। सोल्व करेंगे, 19 दून 38, 38/29 बराबर 3। इसको सोल्व करेंगे, ये उधर जाके माइनस होगा, तो 3 माइनस का 38/29, 29 का गुना यहाँ पे करेंगे 3 में,
29 का गुना 3 में करेंगे तो कितना होगा, 1 से बराबर 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, 3 दून 6 और 2 8, 87। 87 में से हम घटाएंगे 38 और बटे में 29, तो कितना बचेगा, 17 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और फिर ये 7 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4, तो 49 बटे में 29, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये x का मान हो गया है और ये y का मान हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। अब बचा है हमारे पास अगले 2 क्वेश्चन और बचे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो इनमें से हम ये 22वां क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया, एक शंकु के एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझें इसको। क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले जैसा बोला है वैसे हम डायग्राम बना सकते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार का, मतलब ये एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु है, और इनकी त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और ऊंचाई भी कितनी है इसकी शंकु की, वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर दोनों का r 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है हमें, शंकु की ऊंचाई h, ये हमें दी है कितनी, ये भी 1 सेंटीमीटर, इनके बराबर ही है। तो हम याद करेंगे इस ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर कितना होगा, शंकु का आयतन, दोनों को प्लस करेंगे हम, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो कितना होगा, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस अर्धगोले का होगा 2/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r क्यूब। तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर, तो कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, बस h प्लस 1r, यहाँ पे 2r बचेगा। ठीक है, इसमें अब मान रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो ध्यान से समझना, ये 1/3 एज इट इज़, पाई का मान रखना नहीं है, पाई के पदों में मान ज्ञात करना है। r की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, h की जगह पे भी 1 और 2 इंटू r की जगह पे भी 1। इसको अगर सोल्व करें, 1/3 इंटू में ये पाई है, इंटू 1 लिखा, और 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 से 3 भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा कौन सा, 22वां क्वेश्चन। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है आज की इसका इस सेट का, 23वां क्वेश्चन। तो देखते हैं, करते हैं इसको भी हम। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो हमें डाटा दिया है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। साक्षरता दर दी है हमें, साक्षरता दर 45 से 55 और 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है, और इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी जो दी है, f का मान जो दिया है, नगरों की संख्या जिसको हम f से दर्शाते हैं, fi से, जिसकी वैल्यू कितनी दी है, 3, 10 और 11, फिर कितना दिया, 8, 3। अब इसमें से निकालेंगे हम xi की वैल्यू। तो xi की वैल्यू इन दोनों के बीच, इनको जोड़ के आधा करेंगे, तो 45, 55 को जोड़ेंगे कितना, 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50।
और वैसे इनके बीच में अगर देखें तो कितना आना है 60, इनके बीच में कितना आना है 70, इनके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, इनके बीच में अगर देखें तो 90। अब निकालेंगे हम कितना, क्या सिग्मा, ये एफ आई आ गया, ये एक्स आई आ गया, अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इनका गुना करेंगे तो 150 और इसका गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये 600 और यहाँ पे गुना करेंगे 11 से 77, 770 और ये कितना हो जाएगा 8 64, 640, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 27, 270। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये पहले तो सिग्मा एफ आई निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे कितना आ रहा है कितना 3 10, ये कितना 13 और 11 को अगर हम जोड़ते हैं 13 और 11 या फिर कितना 3 0 4 8 4 कितना हो जाएंगे हमारे पास 12, 12 3 15 का 5 हासिल 1 इसमें जुड़ जाएगा 2 2 और 1 ये 3, तो ये आ गया 35। वैसे इधर निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इनका योग, तो इनका योग करते हैं कितना आ रहा है 0 और फिर 5 7 कितना हो जाएगा 12, 12 4 16, 16 और 7 हो जाएगा हमारे पास कितना 16 7 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 और 6 को प्लस करते हैं 9, 9 और 7 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 को अगर प्लस करते हैं तो 22, 22 और 2 24, ये आ जाएगा इसका मान। ठीक है, अब हमें याद करना था माध्य, जिसका होता है एक्स बार बराबर फार्मूला सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान रख देंगे 2430 और इसको भाग देंगे किससे 35 से। तो पहले 5 से काटेंगे, 5 7 35 और ये 5 से कटेगा कितने बार में। ये काम रफ में करेंगे, वैसे हम इतना काम ये जो काटने का है यहाँ पे काटेंगे नहीं, है ना, इसको रफ में करेंगे। 24 बटे में 30, इसको भाग देंगे 35 से, तो 5 7 35, ये 5 चौक 20, फिर 5 8 40, 5 6 30। अब 7 से भाग दे देंगे इसको, 7 6 42, कितने बच जाएंगे यहाँ पे 7 6 42, 6 बचेंगे। ठीक है, फिर 7 9 63 और फिर कितने बच जाएंगे यहाँ पे 3 कितना हो जाएंगे 30, तो 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएंगे, 7 दूनी 14, तो 49.42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की क्लास कंप्लीट, जिसमें हमने आज के पूरा एक सेट कंप्लीट सोल्व किया है। ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक हमने वो कर लिया, आप चाहो तो ये दूसरा कर सकते हो। इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है ना, हमने उसका माध्य ज्ञात किया है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों का भी फ़ायदा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।